हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को ब्लड के बारे में बताया था। वहां पर हमने आपको ब्लड का कंपोजिशन बता दिया था कि ब्लड में दो हिस्से होते हैं। एक उसका प्लाज्मा होता है जिसको हम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं, दूसरा उसका ठोस वाला हिस्सा होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। इसमें से हमने आपको प्लाज्मा के बारे में बतला दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भाई, आरबीसी क्या होता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, या इसी को रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल भी इसको कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। डॉक्टरी भाषा में इसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स नहीं कहते, इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जब कभी भी ब्लड का जांच कराया जाता है तो उस जांच में आरबीसी की मात्रा जो लिखी होती है वह इरिथ्रोसाइट के नाम से लिखी होती है। अर्थात इसका नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट भी होता है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है। जो यह आरबीसी है यह ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी क्या है? ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है। ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है। ब्लड की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। सबसे ब्लड की ही नहीं, मानव शरीर की यह सबसे छोटी कोशिका होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब देखिए, जैसे बताया था हमने पिछले वीडियो में आपको कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी भी किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, निर्माण कहाँ होगा इसका? अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बोन मैरो। और बच्चों में, या हम कहें भ्रूण अवस्था में, इसका निर्माण कहाँ पर होगा? भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। ब्लड बन गया। ब्लड बनने के बाद इकट्ठा कहाँ होता है? एकत्रित यह होता है जाकर के स्प्लीन में। जमा कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। ये जमा कहाँ होगा? जाकर के स्प्लीन में, जिसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली भी कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली भी कहा जाता है। देखिए, ब्लड आकर के स्प्लीन में जमा होता है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन होता है? स्प्लीन होता है। इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या होता है? स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी ब्लड बनता है वह जाकर के कहाँ एकत्रित होता है? स्प्लीन में एकत्रित होता है। आरबीसी कहाँ एकत्रित होगा? जाकर के स्प्लीन में एकत्रित होगा। जो आरबीसी है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब एक बार आरबीसी बन गया तो वह 120 दिन तक जीवित रहता है, 120 दिन तक क्रियाशील रहता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। आरबीसी मर जाता है। देखिए, मरता कहाँ पर है? या तो यह लीवर में मरेगा या तो स्प्लीन में मरेगा। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? अगर हम यहाँ से बात करें मृत्यु की इसकी, तो आरबीसी की मृत्यु दो जगहों पर होती है। या तो स्प्लीन में जा कर के मरता है या तो लीवर में मरता है।
अब कहेंगे मर जाएगा तो धीरे धीरे खत्म भी तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो स्प्लीन में आरबीसी मरता है, जिस आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन में होती है, वह आरबीसी कुछ समय के बाद पुनः जीवित हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। स्प्लीन में मरी हुई आरबीसी कुछ समय के बाद क्या होती है, जीवित हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, जबकि लीवर में मरी हुई आरबीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे, जहां पर मृत लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। इसीलिए स्प्लीन या लीवर को, दोनों को, स्प्लीन और लीवर दोनों को क्या कहेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहा जाता है इसको। आरबीसी का क्या, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, किसको, स्प्लीन को और लीवर दोनों को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब अगर जो हम इसके मात्रा की बात करें कि कितना पाया जाता है, तो अगर जो हम यहाँ से इसकी मात्रा की बात करें, हमने बताया था मनुष्य के शरीर में कितना 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और प्रत्येक 100 ml में, प्रत्येक 100 ml ब्लड में अगर हम यहाँ से आरबीसी की बात करें कि प्रत्येक 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी की मात्रा होती है, तो प्रति 100 ml, मेल की बात करें यहाँ से, मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन, मेल में कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन होता है मेल में। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन, 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में आरबीसी की मात्रा होती है। अगर जो हम इसके कलर की बात करें, रंग कैसा होता है, तो देखिए कलर की बात करें इसके, हमने बताया था ब्लड किस कलर का होता है, ब्लड जो हमारा रेड कलर का होता है, और रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। देखिए रुधिर को लाल रंग प्रदान करने के पीछे आरबीसी का हाथ होता है, आरबीसी के कारण ही रुधिर हमारा लाल रंग का होता है। अगर रुधिर में से आरबीसी निकाल दिया जाए तो वह कलर उसका क्या हो जाएगा, लाल कलर गायब हो जाएगा। तो मतलब आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है, और किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण इसका रंग कैसा होता है, आरबीसी का लाल होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में मानव के, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो भी स्तनधारी होते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन 2 स्तनधारी ऐसे, स्तनधारी क्या होते हैं, वे जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उनको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो 2 ऐसे जंतु हैं जो स्तनधारी हैं, लेकिन उनके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो अपवाद के स्वरूप में हम कह सकते हैं ऊंट और लामा, ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक
केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके आकार की बात करें, आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार जो होता है अंडाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, अंडे के आकार का आरबीसी होता है। आरबीसी कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है, अंडाकार होता है। अगर हम इसके काम की बात करें, इसका काम क्या है, देखिए भाई आरबीसी का जो काम है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यह लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में स्थान क्या है, हमारे सेल हैं, सेलों के पास ले जा करके पहुंचाता है, या सेलों से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके हमारे फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। परिवहन कैसे करता है, देखिए हमारे आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब हम श्वसन प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, वह फेफड़ों में जाने के बाद क्या होती है, ब्लड में जा कर के मिल जाती है। तो हमारे ब्लड में उपस्थित आरबीसी उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है, अर्थात आरबीसी में है क्या, हीमोग्लोबिन। मेन काम हीमोग्लोबिन का है, हीमोग्लोबिन ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के जाता है कहाँ पर, सेल के पास। और सेल के पास जो सेल ऑलरेडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखा हुआ है, हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। तो वह जो पचा हुआ भोजन हमारे सेल के पास पहुंच गया, वह अभी एनर्जी नहीं दे सकता है, तब तक नहीं दे सकता जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के सेल के पास पहुंचता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है। ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेगा, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, और जल बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, ऊर्जा होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ये इसी ऊर्जा को हमको ज़रूरत थी। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सेल के पास ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को उस सेल के पास से फेफड़ों तक लाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ से हीमोग्लोबिन, ब्लड में उपस्थित आरबीसी, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के कहाँ पहुंचा देगा, फेफड़े के पास पहुंचा देगा, और फेफड़े के माध्यम से यह कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, फेफड़े से नाक के माध्यम से इसको हम लोग बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल से उत्पन्न हुआ था वह वायुमंडल में पुनः चला जाता है। देखिए यह जो हीमोग्लोबिन है यह सेल के पास उत्पन्न 100% कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के नहीं आता है, उसका केवल 60 से 70% लाता है। तो 30% क्या हो जाता है, वह 30% कार्बन डाइऑक्साइड जल, यह जो जल बना हुआ है इस जल के साथ रिएक्शन करता है, और जल के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। 30% जो बचा हुआ CO2 है वह जल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह इसके कार्य हो गए।
किसके? आरबीसी के। अब देखिए अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हम लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं। देखिए आरबीसी के कमी से क्या होता है और वृद्धि से क्या होता है, तो इसके रोगों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रोग की बात करें अगर यहाँ से रोग, देखिए अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी या आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, आरबीसी की मात्रा कम होगी तो क्या कम हो जाएगा? खून कम हो जाएगा, अर्थात आरबीसी की मात्रा कम होने पर खून की कमी हो जाती है और उस खून की कमी को कौन सा रोग कहा जाता है? एनीमिया रोग कहा जाता है। मतलब आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर आरबीसी की अधिकता हो जाएगी तो आरबीसी की अधिकता से पॉलीथाइसीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है किसके कमी से? आरबीसी की अधिकता से। अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड में तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए एक रोग होता है इसमें थैलेसेमिया, ये बच्चों में होता है। थैलेसेमिया रोग होता है, थैलेसेमिया रोग बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? आरबीसी का जो जीवन काल है, जो आरबीसी की आयु है वह घट जाती है। आरबीसी की आयु घट जाती है। वैसे तो आरबीसी की आयु 120 दिन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? 50 से 60 दिन हो जाती है। घट के कितनी हो जाती है? 50 से 60 दिन आरबीसी की आयु हो जाती है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखा जाएगा डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, या इसकी को क्या कहा जाएगा? वाइट ब्लड सेल कहा जाएगा। वाइट ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिए श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है। इसको सोल्जर सेल भी कहा जाता है। सोल्जर सेल, फाइटर सेल कहा जाता है, या हम यह कहें सेल का बॉडीगार्ड भी इसी को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सोल्जर सेल कहा जाता है। सोल्जर सेल इसको कहा जाता है। सेल का बॉडीगार्ड कहा जाता है। सेल का बॉडीगार्ड कहा जाता है। ठीक है। और बनता कहाँ पर है? जहाँ पर रुधिर बनता है वहीं पर यह भी बनता है। निर्माण स्थली इसका क्या होगा? अस्थिमज्जा। निर्माण इसका कहाँ पर होगा? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होगा। बोर्न मैरो। ठीक है। अस्थिमज्जा में इसका निर्माण हो जाएगा। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल, आयु कितनी होती है? इसकी आयु 2 से 4 दिन होती है। 2 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, बनता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी मृत्यु जो होती है ब्लड में ही हो जाती है, अर्थात यह ब्लड में ही मर जाता है और वापस वहीं पर बन भी जाता है। इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। ब्लड में ही हो जाती है और वापस से वहीं से बन जाता है, और वापस वहीं बन जाता है, वहीं से बन जाता है। यह जो डब्ल्यूबीसी है वह ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। डब्ल्यूबीसी क्या है? ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? आरबीसी होती है, और ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है। यह ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका है।
ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? WBC होती है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। अगर हम इसके आकार की बात करें, जैसे आपको हमने RBC का बताया, RBC का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। WBC का आकार कैसा होगा? अगर इसके साइज की बात करेंगे हम लोग, आकार की बात करेंगे, तो अनिश्चित आकार का होता है, मतलब इसका आकार चेंज होता रहता है। जिस प्रकार से अमीबा का आकार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसी प्रकार से WBC का भी आकार क्या होता है? चेंज होता रहता है, अर्थात बदलता रहता है। अगर आपके शरीर में, ब्लड में RBC और WBC का अनुपात पूछा जाए, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? आपको पता है बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? RBC होता है, सबसे कम क्या होता है? WBC होता है। तो अगर इनका अनुपात पूछा जाए तो इनका अनुपात होता है 600:1। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है RBC और WBC का अनुपात। काम क्या होता है इसका? WBC का काम क्या है? अगर इसके वर्क की बात करें कि WBC का काम क्या है, तो WBC जो है रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। WBC क्या करता है? रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यदि हमारे बॉडी में, ब्लड में WBC की मात्रा कम हो जाए तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और हम लोग जल्दी क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो ये क्या करता है? इसका मेन काम क्या है? रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम कौन करता है? WBC करता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC के प्रकार। WBC कितने प्रकार का होता है? मेनली WBC जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। WBC कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ WBC। पहले तो WBC को 2 भाग में बांटा गया। एक ऐसा WBC जो कणिकामयी हो, मतलब कण के आकार का हो, कणिकामय, और दूसरा अकणिकामय। दूसरा क्या होगा? अकणिकामय। देखिए कणिकामय WBC 3 प्रकार का होता है, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल्स। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा है इस्नोफिल्स। ठीक है। और यह देखिए, यह होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये क्या होता है? मोनोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। देखिए काम क्या है? ये बैसोफिल्स जो होता है ये सबसे कम होता है। बैसोफिल्स WBC की, अगर हम पूरे WBC की बात करें तो WBC में सबसे कम क्या होता है? बैसोफिल्स होता है। यह सबसे कम होता है। सबसे कम तो होता है लेकिन एक बहुत ही आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए ब्लड हमारे धमनियों में, शिराओं में जो ब्लड बहता है वह ब्लड जमता नहीं है। उसके न जमने के पीछे कारण क्या है? हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो कि बैसोफिल्स बनाता है। बैसोफिल्स क्या बनाता है? यह हिपेरिन नामक प्रोटीन बनाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन बनाता है। यह वह प्रोटीन है जो रुधिर को धमनियों और शिराओं में, या हम कहें कि शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन रुधिर को जमने से, रुधिर को शरीर में जमने से रोकता है। रुधिर को शरीर में
शरीर के अंदर जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। काम कौन करता है? हिपेरिन। बनाता कौन है? बैसोफिल्स। WBC का बैसोफिल्स क्या बनाता है? हिपेरिन बनाता है, जो शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोक देता है। लेकिन शरीर के बाहर आते ही, जब शरीर के बाहर आता है, जब कहीं कट जाता है, रुधिर शरीर के बाहर निकलने लगता है, तो वायु के संपर्क में आते ही हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। कैसे होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और अगला होता है न्यूट्रोफिल्स। यह सबसे अधिक होता है WBC में। अगर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो होता है न्यूट्रोफिल्स। यह सबसे अधिक होता है, यह सबसे अधिक होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। देखिए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स का काम है, यह सबसे बड़ी होती है। मोनोसाइट क्या होती है? WBC। अभी हमने बताया कि ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? WBC होती है। और उस WBC में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मोनोसाइट की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कौन होती है? लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी कौन होती है? लिम्फोसाइट होती है। और सबसे बड़ी कौन होती है? मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। इनका काम क्या है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? यह एडवांस लेवल में इम्यूनिटी सिस्टम को प्रदान करते हैं। मतलब यह भविष्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। भविष्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? इसको हम लोग लेते कैसे हैं? देखिए, इसको हम लोग टीका के माध्यम से लेते हैं। जैसे कोरोना का टीका लग रहा है, किसको लगता है? जिसको नहीं हुआ है। उसको क्यों दिया जाता है? ताकि उसके अंदर कोरोना वाले वायरस से लड़ने के लिए उसके अंदर क्या आ जाए? क्षमता आ जाए, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। तो टीका के रूप में उसको दे दिया जाता है, ताकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है भविष्य के लिए। भविष्य में अगर वह उस रोग से ग्रसित होता है तो उससे लड़ने के लिए उसके अंदर क्षमता आ जाती है। पोलियो का टीका हो गया। टीका में क्या हो गया? पोलियो का टीका हो गया। पोलियो का टीका। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स का ये काम हो गया। अब देखिए, WBC की कमी से या वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? देखते हैं उसको हम लोग। पहले WBC से रोग देख लेते हैं। इसकी कमी से क्या रोग होगा? वृद्धि से कौन सा रोग होगा? देखिए, WBC की कमी से, अगर WBC की कमी हो जाए, WBC की कमी हो जाए तो ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इसके कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, अर्थात वह रोगों से जल्दी ग्रसित हो जाता है। अगर बढ़ गया, इसकी वृद्धि हो गई, बढ़ने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर WBC की वृद्धि हो गई, ज़्यादा बढ़ गया, तो WBC की वृद्धि से ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर होने की संभावना हो जाती है। ब्लड कैंसर हो जाता है। WBC के वृद्धि से क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर हम WBC की मात्रा की बात करें कि WBC कितना पाया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में लगभग 8,000 से 10,000 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में WBC पाया जाता है। प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 क्या पाया जाता है? WBC पाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने RBC देख लिया, WBC देख लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड की क्लॉटिंग किस प्रकार से होती है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन किया जाएगा।